हेलो मेरे क्लास 10th के बच्चों, मैं आज आपके सामने लेकर के आ गया हूँ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कितने मार्क्स का आएगा सबसे पहले ये समझेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहले आप बात समझ लो कि अगर इस चैप्टर की बात करी जाए तो एमसीक्यू में कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो एमसीक्यू में ये लगभग आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को, एक क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं आपके 4 मार्कर, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार फिर से। और इसके बाद अगर बात कर लें कि क्या ये 3 मार्क्स सेक्शन सी में आएगा, यस डेफिनेटली। तो या तो ये 4 मार्क्स यहाँ पर देगा या फिर ये सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो सारी पहले मैं जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझा दूंगा और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को पक्के करने के लिए जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डाले हुए हैं इसकी भी प्रैक्टिस आज हम लोग कर लेंगे। करेक्ट, तो फटाफट से बैठ जाओ अपनी चेयर टेबल पर लेकर के और स्टार्ट कर दो आज का टॉपिक। यस, नोट्स जरूर बनाते चलना। ठीक, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये होता क्या है। ये एक्चुअली एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है बच्चे? सीक्वेंस या सीरीज होती है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, ये भी पहले आप समझ लो। सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस और अ सीरीज। राइट, एक पर्टिकुलर किस चीज को फॉलो करेगा? पैटर्न को। नंबर्स के पैटर्न को जो फॉलो करेगा उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर यू कैन सी देयर आर 2 एग्जांपल्स। एक पहले एग्जांपल में आप देख रहे हो 2 4 6 8, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या कि हर एक नंबर में मैं +2 कराता जा रहा हूँ और मुझे नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है। ठीक, इसके जस्ट बाद एग्जांपल आप देखोगे तो 2 4 16 256 है। यहां पर जो नंबर पहला नंबर लिखा हुआ है 2 का जब स्क्वायर कराया है तो बच्चे हमको 4 मिला है, 4 का स्क्वायर कराया है तो 16 मिला है। मींस नेक्स्ट नंबर हमको तब मिल रहा है जब हम पिछले वाले नंबर का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करा रहे हैं। तो यहां पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। दोनों ही अगर देखा जाए दोनों ही सीक्वेंस कहलाते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड सीक्वेंस। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करेंगे, अगर वो खास तरह का सीक्वेंस जिसमें नया नंबर तब मिलता है जब हम पिछले वाले नंबर पे एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हैं। A group of number which are arranged in a definite order following a certain rule is called a sequence। ये जो सीक्वेंस समझ में आ गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेंगे तो वो क्या होता है? विच, देखो समझो बात को, इसमें भी ये भी क्या है? सीक्वेंस है, लेकिन इसमें नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा वो पिछले वाले नंबर को ऐड करने पे नहीं मिलने वाला है, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलने वाला है। वो फिक्स नंबर जो होगा वो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक, अब समझो कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा 3 8 15, आप देख पा रहे होगे 3 8 13 18 एंड 23। आप देख रहे हो कि जब मेरे को फर्स्ट नंबर यानी 3 में जब मैंने क्या एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया, क्या ऐड किया? ये 8 मिल जाए तो 3 5 प्लस कराएंगे, जब 3 में +5 कराएंगे तो 8 मिलेगा, तो 8 हो गया। 8 में क्या प्लस कराएं, फिर से 5 अगर प्लस कराएं तो क्या बच्चे मिलेगा? 13 मिल जाएगा। फिर 13 में अगर हम लोग प्लस कराते हैं फिर से 5 तो हमें 18 मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट नंबर तब मिल रहा है जब मैं हर एक नंबर में कितना ऐड कर रहा हूँ? 5, और ये 5 हर बार ऐड हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैं सेकंड नंबर पता कर रहा था तो मैंने 5 ऐड किया पिछले नंबर में, लेकिन जब थर्ड नंबर पता कर रहा था तो 5 के बजाय 7 ऐड कर दिया या 6 ऐड कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं किया। तो हर बार जब मैं एक कॉमन नंबर ऐड करता हूं तो मिलने वाला सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो कॉमन नंबर है इसको हम लोग अपने इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी नाम से जानते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही होता है, और अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम हो जाते हैं देन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा है कि पहले 2 टर्म का सम 5 है, लेकिन नेक्स्ट 2 टर्म का जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है, सॉरी, जो पहले 2 टर्म्स है उनका डिफरेंस अगर 5 है और नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस 5 ना होकर 6 हो गया, तो यहां पर बनने वाला सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई है कि हर बार 5 को प्लस कराने पर ही मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा था। ठीक, और ये 5 इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ी सी और बातों को जानते हैं कि जब मैंने कहा कि भाई ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोगों ने एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया था। करेक्ट है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर लिया। बच्चे क्या लिया था हम लोगों ने एग्जांपल में? वी हैव टेकन लाइक, क्या एग्जांपल लिया था कि भाई 3 8 13 18 ऐसे चल रहा है। करेक्ट है, हर एक में कितना प्लस करा रहे हैं? तो मैंने देखा भाई यहाँ पर 5 प्लस कराया, इस पर भी 5 प्लस कराया, इस पर भी 5 प्लस कराया। ठीक, तो ये हमारे को एक जो सीक्वेंस मिला दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
अब जो सबसे पहला टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। लेकिन जो नंबर बराबर से ऐड करते जा रहे हैं, जो नंबर हम लोग बराबर से क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं हर बार, और सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉल्ड दैट, कॉमन डिफरेंस, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल डी। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस और रखा है T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, अब एक ये जो टर्म्स है कैसे कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहे हैं। इट्स फर्स्ट टर्म इज T1 एंड डिनोटेड बाय A, तो A यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज T1। अब D अगर मुझे पता करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करा लूंगा, क्योंकि ये बात यहाँ पे ये तय कर रहा है कि गिवन सीक्वेंस क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हर बार डी निकालने की जरूरत नहीं है। पहले 2 टर्म का जो डी है वही नेक्स्ट 2 टर्म्स का डी होगा, और वही नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले टर्म्स का भी डी होगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है, तभी तो बना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करेक्ट है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो सारे के सारे डी, यानी कि जब मैं अगर T2 में T1 माइनस करूंगा तो भी डी ही मिलेगा, और वो T3 में T2 को माइनस कराने वाले डी के ही इक्वल होगा। ठीक, अगर मैं मान लेता हूं कि पहले 2 टर्म का जो डिफरेंस है वो D1 है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो D2 होगा, और D1 और D2 आपस में इक्वल है। कई क्वेश्चंस के बेस पे आते हैं जहां पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज करेंगे कि D1 इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया है, D2 हो गया है। चलिए और चीजें जानते हैं इसमें। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, और नोट्स हो सके तो पॉज करके बनाते चलना। Let the first term of an AP be A and the common difference be D, then the terms of the AP can be taken as। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि मैंने कहा एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। अब मैंने आपसे कहा कि उस सीक्वेंस का, वो सीक्वेंस AP है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस AP का मुझे कोई भी एक टर्म पता करना है। पहली बात तो एक बात समझो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझना। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि एक सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं दैट इज लाइक 2, देन हम लोग ले रहे हैं 5, देन ले रहे हैं 8, देन 11 एंड डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला काम है इसे पहचानना, क्या ये AP है। तो मैंने देखा इसके बीच का डिफरेंस, पहले 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखा, 5 माइनस 2 जो कि एक 3 आएगा, 8 माइनस 5 ये भी 3 आएगा, और 11 माइनस 8 भी बच्चे क्या है, 3 है। तो ये बात तो यहाँ से तय है कि ये बनने वाला सीक्वेंस एक AP ही है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बड़ी ईजी तरीके से इसको पहचान सकते हो कि पहला टर्म 2 है। अब मैं कहूँ सेकंड क्या है, आपके सामने विजुलाइज है, वो 5 है। अब मैं कहूँ थर्ड क्या है, तो आप कहोगे सर वो भी दिख रहा है और फोर्थ भी दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को फॉलो करूं और मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे बता दो कि इसका फिफ्थ टर्म क्या है, तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे सर हर बार हम लोगों ने 3 प्लस कराया था, अब 11 में अगर 3 प्लस करा देंगे तो मुझे फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, क्योंकि फोर्थ टर्म है 11 और फिफ्थ टर्म पता करने के लिए हम इसमें क्या प्लस करा देंगे, 3, तो ये बच्चे मिल जाएगा 14। करेक्ट है, बड़ा आसानी से पता कर लिया। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि इस पर्टिकुलर AP का 100th नंबर का टर्म पता करो, 100th नंबर का टर्म पता करो कि भैया इस टर्म की वैल्यू क्या है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अब समझते हैं कि जब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आए और मुझसे काफी दूर का एक टर्म पूछ लिया जाए जिसको सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू नहीं किया जाए, नहीं किया जा सकता, मतलब करा जा सकता है, बट वक्त लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है सम ऑफ एक AP का टर्म पता करने के लिए। उस AP के टर्म को हम लोग जो डिनोट करेंगे वो फॉर्मूला है AN। और ये कब मिलता है, तो ये मिलता है जब हम पहले टर्म में n-1d को ऐड कर देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है किसका, nth टर्म का। किसका फॉर्मूला है, nth टर्म पता करने का फॉर्मूला। अब ये nth टर्म क्या होता है, ये nth कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिया, आप चाहो तो अगर 200 ले लोगे या 150 ले लोगे या 170 ले लोगे, तो यहाँ पर भी nth टर्म 150, 170 और 200 बन जाएगा। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर n क्या है, an क्या है और d क्या है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लूं और इस फॉर्मूले में से एक एक वैल्यू बताऊं तो समझने की कोशिश करना। अगर इसी एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए और मुझे पूछा गया है कि 100th नंबर का टर्म क्या है, बच्चे जो इस ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये लाइक 2, 5, 8, 11, 14, ये उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू है। ये टर्म नहीं है, पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू है। ये कौन से प्लेस पे बैठा है, ये फर्स्ट प्लेस पे बैठा है। ये कौन से प्लेस पे बैठा है, ये सेकंड प्लेस पे बैठा है। कुछ ऐसा मान लो कि अगर मेरे को एक क्लासरूम में अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में जिनके मार्क्स आए हैं उनको बिठाना है, तो मैं रोल नंबर 1 किसको दूंगा, जिनके 2 मार्क्स आए, जबकि रोल नंबर 2 किसको दूंगा, जिसके 5 मार्क्स आए। तो रोल नंबर 3 वाला कौन हो जाएगा, जिसके 8 मार्क्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बिठा रहे हैं सीक्वेंस में, क्योंकि हम पढ़ी सीक्वेंस रहे हैं तो सीक्वेंस में तो बिठाएंगे। तो
अब अगर मैं आपसे कहूं कि 100th, मान लो एक क्लास है, काफी बड़ी क्लास है, और मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि वो जो 100th प्लेस पे बैठ रहा है, जो 100th प्लेस जिसकी सीट है, उस पर बैठने वाले बच्चे के मार्क्स कितने आए होंगे अगर सीक्वेंस यही फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर वो जो रोल नंबर है वो n है, जो रोल नंबर है वो n है। मैंने रोल नंबर मतलब वो सीट जहां पर वो बच्चा बैठेगा, वो सीट कौन सी है, 100 नंबर की है, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए हैं, उसके मार्क्स कितने आए हैं ये कौन सी अल्फाबेट के थ्रू या फॉर्मूले के थ्रू पता चलेगा, वो है an, वो है an। अच्छा, अब मैंने कहा सर अगर मेरे को फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो बड़ी मजेदार बात है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 2, और फॉर्मूले में एक और लेटर दिख रहा है d, जिसको अभी हम लोगों ने पीछे डिस्क्राइब किया मैंने आपको, जो d होता है स्मॉल d, वो कॉमन डिफरेंस है, और हर एक के बीच में कॉमन डिफरेंस आपको 3 ही दिख रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कंफ्यूजन an और n को लेने पे होती है मेरे बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल गई हैं, तो क्या मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू यानी 100 प्लेस पे बैठने वाले बच्चे की कितने मार्क्स आए हैं ये पता कर सकते हैं? यस। तो फॉर्मूला क्या लगाया, मैं फिर से देता हूं ताकि आपको याद भी हो जाएगा। आप फॉर्मूला को जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद होता है। an यहां पर हमको पता करना है, और ये जो n है वो 100 है। इस वाले स्मॉल जो सफिक्स में n लिखा है इसको भी हम लोग यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब a क्या है, तो a हम लोगों ने चुराया यहाँ से 2 और यहाँ पे चिपका दिया, और n क्या है तो 100 है और -1, एंड d इज व्हाट, दैट इज 3। क्या इस फॉर्मूले की मदद से हम ये बात पता कर सकते हैं कि जो 100 नंबर की सीट पे बैठा है उसके मार्क्स कितने हैं? डेफिनेटली यस। अब चलो जानते हैं कि उसके मार्क्स कितने आए होंगे। तो 2 प्लस 100 - 1 कराएंगे तो बच्चे 99 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 3। 2 प्लस 3 9 27, 2 कैरी 3 9 27 प्लस 2 29, और प्लस करा दिया तो 299। तो जो 100 नंबर की सीट पे बैठ रहा है, जो 100 नंबर की सीट पे बैठ रहा है, उसके मार्क्स कितने आए हैं? 299 आए हैं। बात अच्छे से क्लियर हो गई मेरी? तो यहां पे कंफ्यूजन दूर हुई। अगर किसी सीक्वेंस में, पूरे सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू बतानी है, वो an है, और वो पर्टिकुलर नंबर बताना है तो वो n है, स्मॉल n, इन द फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहता कि यहां पर जो आया हुआ बच्चा है, अगर मैं आपसे कहता यहां पे सारे बच्चे बैठे, किसी के मार्क्स 299 भी आए होंगे, अगर अब मैं कहता कि इसकी सीट पता करो, ये कौन सा नंबर की सीट पे बैठा हुआ है, क्या ये फर्स्ट बैठेगा? अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है नहीं। सेकंड बैठेगा नहीं। तो अब मैं कहता कि अगर इसकी सीट पता करो तो आपको n पता करना पड़ता मेरे प्यारे बच्चे, n, और वो भी इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व होकर के आता। वहां पर an के प्लेस पे हम लोग इसकी वैल्यू यानी कि 299 रख देते। a हमको पता है, n निकाला था। किसी भी फॉर्मूले को एप्लीकेशन अप्लाई तभी करा करोगे जब उसमें मान लो कि टोटल 3 वेरिएबल्स हैं उस फॉर्मूले में, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है a = l × b होता है। ये फॉर्मूले को आप तभी अप्लाई करो जब कम से कम 2 वेरिएबल की वैल्यू आपको पता हो। आप एरिया तभी निकाल सकते हो जब लेंथ के साथ ब्रेथ पता हो, दोनों वेरिएबल। अगर सिर्फ लेंथ पता है और ब्रेथ नहीं पता हो, एरिया निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अगर एरिया पता है, लेंथ नहीं पता है और ब्रेथ पता है और लेंथ निकालनी है, तो एरिया पता है ना और ब्रेथ पता है ना, तभी तो लेंथ निकालोगे। तो जब तक 2 चीजें पता होंगी तब तक हम तीसरा वेरिएबल यहाँ पे निकालते रहेंगे। एक ही अननोन वेरिएबल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। होप सो कि इस फॉर्मूले के थ्रू आपको कैसे यूज करना ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब एपी चल रही है तो कोई ना कोई उसका एक फिक्स टर्म भी रहा होगा जो कि लास्ट टर्म होगा, अगर वो एपी फिक्स है तो। अच्छा, एपी भी 2 तरह के यहाँ पर आ गए, इसका मतलब है जब हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर एपी को लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका क्या है, देखना। कोई भी एक एपी लिख रहे हैं, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, तो वो है A1 A2 A3 ऐसे टर्म्स चल रहे हैं। अगर ये सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट तक जाएगी। ये सीरीज अगर उसने कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म नहीं बोला तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी, और उसमें से कोई एक बीच का टर्म होता है, इसको हम लोग an का नाम देते हैं। उसी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर ये एपी आगे बढ़ती जा रही है तो ये इनफाइनाइट है। एक सीक्वेंस कैसा है, इनफाइनाइट है। ये सीक्वेंस कैसा है, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के रूप में सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स ऑल्सो।
तो जिस इस तरह के सीक्वेंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है। ऑल्दो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जैसे कि इवन नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, और वो इनफाइनाइट सीरीज है बच्चे, ठीक। हमारे सिलेबस में जो हमसे पूछेगा वो फाइनाइट सीरीज के बारे में ही पूछेगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टर्म पूछेगा। अगर वो सीरीज क्या है, अगर वो सीक्वेंस फिक्स है, अब फिक्स का मतलब मैंने कहा कि यू हैव टू राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। अब अपने कहा सर विच इज डिविजिबल बाय 2 तो बहुत सारे हैं, तो ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन मैंने कहा नहीं रुको, मैंने कहा द सीक्वेंस वी नीड टू फाइंड आउट जो कि डिविजिबल बाय 2 है और वो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर्स हैं। तो आप कहोगे सर ये फाइनाइट बन गया, कैसे? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का होगा और 2 से डिविजिबल है वो है 10, भाई 9 तो है नहीं। और जब हाईएस्ट जाएंगे तो वो है 2 डिजिट का, 100 है क्या? 100 3 डिजिट है, 99 है नहीं, 98 है। तो ये हम लोगों ने इसको बाउंड कर दिया, ये फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट सीरीज का एग्जांपल भी हो गया। चलिए, अगर मुझे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट फॉर द गिवन एपी फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज गिवन ओवर हियर आल्सो। अब अगर कह दे कि मुझे इन सारे टर्म्स का सम बताना है, तो हमने सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो इसका सम का फॉर्मूला बनेगा वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पर इसको समझो। पहले अगर मुझे सम का फॉर्मूला बताना है तो वो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए, वेट, एस एन इज इक्वल टू, अगर मुझे लिखना है एस एन इज व्हाट इज एस एन ओवर हियर, एस एन इज सम ऑफ एन नंबर्स, लिमिटेड जो नंबर्स हैं उसका ही तो हम लोग सम पता कर पाएंगे, इनफाइनाइट को तो वैसे भी नहीं पता कर पाएंगे। जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, ए और एल के रूप में डिनोटेड है, ए से फर्स्ट टर्म, एल से लास्ट टर्म, तब एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तब एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट ए प्लस एल। अगर ये दो टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो भी हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और बात है जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में अगर मैं बताना चाहूँ, थोड़ी सी बात और समझो। जब हम लोगों ने एन टर्म का फॉर्मूला लिखा, तो ये जो एन टर्म का फॉर्मूला लिखा है ये फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग, समझना बात को ध्यान से, फ्रॉम बिगिनिंग। कहां से? अगर किसी भी सीरीज का nth टर्म पता करना है, वी नीड टू फाइंड आउट nth टर्म। क्या पता करना बच्चे? nth टर्म। लेकिन ये फ्रॉम लास्ट पता करना है, फ्रॉम लास्ट, उस चीज को मार्क कर लो। तब इसको हम डिनोट करेंगे ln मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln। ये क्या होगा, मान लो कि हमारे पास ये सीरीज है, ये चल रहा है 299 है। अब मैं कहूँ कि मुझे 299 तो लास्ट टर्म है और इसका मुझे पता करना है यहाँ से, जब मैं पीछे जा रहा हूँ, बैकवर्ड जा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, तो इसका 10th टर्म बता दो, इसका 10th टर्म बता दूं। तो फिर हम लोग देखो जरा इसी फॉर्मूले के यूज से कैसे कर सकते हैं इसका इस पर्टिकुलर सीरीज का मुझे लास्ट से 10 टर्म पता करना होगा, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन याद रहे इस वक्त ये क्या बन जाएगा, एल कितना हो जाएगा 299, एंड मैंने कहा इसका 10th टर्म पता करना है फ्रॉम लास्ट, और डी तो सेम है, और डी कितना है 3 प्लस का। अब हम लोग इसका लास्ट से 100 टर्म पता कर सकते हैं, L 100 इज इक्वल टू, एल क्या लिख देंगे 299। लेकिन अगर याद हो तो पिछले फॉर्मूलाज में हम लोग यहाँ पे प्लस ले रहे थे क्योंकि सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही थी, अब सीरीज पीछे की तरफ आ रही है तो टर्म्स पीछे की तरफ खिसकेंगे, यानी कि माइनस होंगे। तो यहाँ पे आप 10 माइनस 1 लिख दोगे, क्या लिख दोगे? अच्छा, और डी भी हमको पता है तो डी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो बच्चे क्या आएगी 299 माइनस 10 माइनस 1 9 इंटू 3 करेंगे 27। तो 299 में माइनस करो, 9 में 7 गया तो 2 आ जाएगा, 9 में 2 गया तो 7 आ जाएगा, और ये 272 आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने में लग भी रहा होगा कि हम 299 से पीछे की तरफ आएंगे, जब 10th प्लेस से पहुंचेंगे तो 272 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपके एपी में हैं, वो तीनों फॉर्मूलाज मैंने आपको क्लियर करे। पहला nth टर्म पता करना फ्रॉम बिगिनिंग, देन आफ्टर एक और अरिथमेटिक मीन है जो कि मैं बीच में क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। पहला जहाँ पे मुझे nth टर्म पता करना है फ्रॉम बिगिनिंग, तो वी हैव चोजन दिस फॉर्मूला। nth term from last we have chosen this formula, I have written over here,
नेक्स्ट जब एस एन की बात करी तो एन टर्म पता करना है, सॉरी एन टर्म का सम पता करना है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस 1 माइनस 1 ये लगाया। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो फिर हम लोग यही फॉर्मूले को लगाएंगे जहां पर एन अपॉन टू इन ब्रैकेट a प्लस एल। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो फॉर्मूला सारे लिख लिए होंगे। अब एक अरिथमेटिक मीन करके भी फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है? अरिथमेटिक मीन। जो मीन होता है वो क्या होता है? कहीं ना कहीं एवरेज। बस क्या करोगे आप a प्लस एल जो भी आपने करा हुआ है उनको अपॉन में 2 कर दोगे तो वहां से अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। ठीक है, एन अपॉन 2 करके करना। फिर आफ्टर आगे बढ़ रहे हैं जब तो समझो बात को। अब अगर मेरे को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं, ये समझना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर लेने हैं तो हम वो टर्म्स क्या लेट करेंगे। आप कहोगे सर बहुत आसान है, पहला a ले लो, फिर a प्लस डी ले लो, फिर a प्लस 2d ले लो जनरली। लेकिन अगर हमारे को क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन समथिंग लाइक 200 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 टर्म्स इज गिवन लाइक 700, तो जब ऐसे आएगा ना तब आप पहले से ही प्री डिफाइंड टर्म्स ले लो, वो ज़्यादा आसान है। अब सब प्री डिफाइंड टर्म्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म होगा वो क्या लेंगे, a माइनस टी, a और a प्लस टी लेंगे, यही सीक्वेंस फॉलो कराएंगे। ठीक है, 3 टर्म्स के लिए कौन कौन से टर्म लेंगे, पहले सबसे ऐसे समझ लो, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो मैं बता देता हूँ। पहले एक टर्म को फिक्स करो a के पहले पहुंचो a माइनस टी क्योंकि d का डिफरेंस है, और a के एक आगे आ जाओ यानी a प्लस टी, यानी कि एक सम करा करके हमको इसका नेक्स्ट सम पता चल गया। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, 3 हो गए। तो पहला टर्म क्या है a माइनस टी, फिर क्या है a और फिर क्या है a प्लस टी। यही 3 टर्म्स लिखे मैंने यहाँ पर, देखो देखो देखो। ठीक, अब सिमिलरली अगर और बात करें, अगर 3 के बजाय 4 टर्म्स आ जाए तो डेफिनेटली उसके लिए नहीं है क्या, बिल्कुल है। अगर हम लोग बात करें कि जब 4 टर्म्स आ जाएंगे, कितने टर्म्स आ जाएंगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन टर्म्स कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो अब हम लोग a माइनस 3d, a माइनस टी, a, अच्छा ये दिस इज फॉर द 5 टर्म्स हो गया है। ओके तो ये समझ लो फॉर कॉन्जिक्यूटिव 5 टर्म्स की अगर बात कर लेते हैं, पहले 5 टर्म्स समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर 4 टर्म्स आएगा तो क्या आएगा। अगर यहाँ पे 5 टर्म्स आ गए तो हम लोग जो 3 टर्म्स हैं उसको ही आगे फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग 3 टर्म्स के लिए लिया था a माइनस टी और a प्लस टी, यहाँ 5 टर्म्स होगा तो क्या लेंगे, a प्लस टी, तो a माइनस टी तो पहले रखा था, अब a प्लस 2d और a माइनस 3d ले लेंगे। ये आपका 5 टर्म्स का फॉर्मूला बन जाता है। यही प्री डिफाइंड टर्म्स आपको यूज करने हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 4 टर्म्स की, ये a मत लेना, ये a शुडंट बी देयर। अगर प्री डिफाइंड टर्म्स की बात करें और अब कौन से टर्म्स फॉलो करने हैं, तो मैं बोलूंगा आपसे बेटा बहुत ध्यान से देखना। अगर अब मैं बोलूं कि कौन से टर्म्स लोगे आप, तो आप लोगे a माइनस टी, a प्लस टी, अच्छा ये a इस तरफ लिखा था, मैं एक साथ लिख देता हूं। अगर आपको 4 टर्म्स लेने हैं तो फॉर कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स के बच्चे, वो a है, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ के लिए है, इस वाले के लिए है। मैं इसको एक साथ लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा, a माइनस टी, a प्लस डी, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो 4 टर्म्स के लिए जो हमारे पास जो टर्म्स लेंगे हम लोग, वो कौन कौन से लेंगे, ए से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। देखो जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं ऑड लेने हैं तो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन लेने हैं तो ए से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से करेंगे, ए प्लस डी से करेंगे, ए प्लस डी, एक टर्म उसके पहले आए ए माइनस डी, अब ए का गैप लाए हैं तो ए प्लस डी के साथ कौन आएगा, क्या ए प्लस 2d आना चाहिए था क्या, नहीं ए प्लस 3d, क्योंकि एक टर्म छोड़ रहा है। इसको याद करने की ट्रिक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको इवन लेने हैं तो कौन से टर्म्स आएंगे, सबसे पहले ए प्लस डी आएगा, फिर उसी के लगे हाथ पीछे वाला टर्म लिख दो ए माइनस डी। अब ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2d को स्किप करो, क्योंकि हम लोगों ने ए को स्किप करा है, इधर ए प्लस डी को स्किप करो, किस पर आ गया, ए प्लस 3d पर आ गया। अब इधर ए प्लस 3d लिया तो इधर ए माइनस 3d ले लो। ये इसके बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो आपको ये टर्म्स लेने हैं तो आपने यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन अगर 6 टर्म्स लेने हैं तब हम लोग क्या करेंगे, तो वही ये ऑड नंबर वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने टर्म्स लिख रखे हुए हैं, आप भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहाँ पर। इसमें जो टर्म स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वही ए माइनस डी स्टार्ट करेंगे, ए माइनस डी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 6 टर्म्स लिए हुए हैं। कितने टर्म्स लिए हैं बेटा, 6 टर्म्स लिए। कितने टर्म्स लिए हैं, 6 टर्म्स। अब 6 टर्म्स के लिए हम लोग इस वाले सीक्वेंस को फॉलो कर लें। तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, यहाँ तक तो हो चुका है। ये तो 4 टर्म्स आ ही गए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 2 टर्म्स और लाने हैं तो इसके पहले और आ जाओ, ए माइनस 5d, और इसके बाद एक और आ जाओ तो ए प्लस 5d।
ये प्री डिफाइंड टर्म्स आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो अब याद कर लो। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी के पे समझ लेते हैं। इसके बेस पे आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पर। वन एमसीक्यू विल बी प्रिपेयर्ड बाय दिस वन। क्या है एपी की प्रॉपर्टीज? क्या एपी में अगर हम लोग कोई भी टर्म को, अगर हम एपी के हर एक टर्म में, एपी एक सीक्वेंस है, और अगर मैं उसके टर्म्स में क्या कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को ऐड कर दूँ, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर दूँ, तो क्या होगा? तो क्या एपी चेंज हो जाएगी? जानते हैं। A same fixed non-zero number is added to or subtracted from each term of an AP. The resulting sequence is also an AP. तो बनने वाली AP अभी भी AP ही रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है भाई। मैंने कहा आपके पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, सबसे बेसिक है। ये जो सीक्वेंस है ये AP ही है, क्योंकि डिफरेंस 1 का चल रहा है। अब आप 1 ऐड करो सब में, तो 1 2 बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अब जो सीक्वेंस की स्टार्टिंग होगी वो 2 से हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7 चलने लगी। तो कुछ भी ऐड करने पे AP बदलती नहीं है, तो कोई भी सब्ट्रैक्ट करने पे भी AP नहीं बदलेगी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा गया है। देन आफ्टर अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एपी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इफ ईच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय फिक्स नॉन जीरो नंबर, नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो एपी जीरो बन जाएगा। द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, तो बनने वाला जो अभी सीक्वेंस है वो भी एपी ही रहेगा। यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवीजन कराने पे एपी के किसी भी टर्म में ऐसा करने पर उसके सीक्वेंस एपी ही रहता है, वो सीक्वेंस बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर अब जब इतनी बातें पढ़ ली हैं तो अब हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो ये है कि ये पता करना है कि जो गिवन टर्म है, क्या ये जो गिवन टर्म है इज द सीक्वेंस 12 8 4 0 एन एपी, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? तो आपको बच्चे मैंने क्या बताया था, एपी पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, वो है कॉमन डिफरेंसेस। अगर मैं इसके कॉमन डिफरेंस पता कर लूँ, जिसको हम D1 का नाम देंगे, और फिर इसके बाद इसका पता कर लूँ जिसका नाम D2 देंगे, और अगर इसका भी करना पड़ेगा, तीनों पता कर लेते हैं। पहले D1 पता कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 - 12। बच्चे गलती क्या करते हो आप लोग, 12 - 8 कर देते हो। ऐसा नहीं है, बाद वाले टर्म्स में से ही आपको पहले वाला टर्म को क्या करना है, माइनस करना है, ये बात याद रखना। तो अगर मैं जब D1 पता करूंगा पहले, तो क्या रहेगा, -4। अब मैं जब D2 पता कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 4 - 8। तो आपने देखा ये भी -4 आ गया। चलो D3 भी लगे हाथ पता कर ही लेते हैं, क्योंकि है 0 - 4 विच गिव्स -4। तो यहाँ से वी हैव ऑप्टेड कि भाई D1 = D2 और D3, यानी ऑल डिफरेंसेस आर सेम। जितने भी डिफरेंसेस हैं दे आर व्हाट, सेम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। सो द गिवन टर्म्स आर इन एपी। ये किस में है, एपी में है। छोटी सी बात है बड़ी, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन है, आने के चांसेस नहीं है। फाइंड द 12 टर्म। अब जब एपी बन गई है तो उसका मुझे एक, अगर आप ऐसा क्वेश्चन बता दें जिसमें मुझे एपी का एक पर्टिकुलर टर्म बताना है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, क्या एपी का सबसे पहले ये वाला टर्म कौन सा होगा, ए, तो ए लिख लिया 13। यही सब स्टेप आपको करने हैं। फिर हमको पता करना पड़ेगा डी। देखो फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, आराम से हम लोग इसका nth टर्म पता कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं पर्टिकुलरली, इसमें फ्रॉम द एंड पूछ लिया, लास्ट टर्म हमको पता है। चलो भाई ए लिख लेते हैं, डी भी लिख लेते हैं। डी जो है वो है 13 18, तो वेट 18 में 30 माइनस कराएंगे, जो कि आ जाएगा 5। तो प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। एक और छोटी सी बात है, अगर आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन जब अगर जो सीक्वेंस है वो गिरते हुए दिख रही है, मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। इस लॉजिक के साथ भी इस चीज़ को, प्लस माइनस की कन्फ्यूजन को दूर कर लेना बच्चे लोग। चलिए अब समझते हैं। तो ए हमारे पास 13 है, डी हमारे पास 5 है, लेकिन पूछा तो गया है लास्ट से, फ्रॉम द एंड। अब एंड के लिए तो हमको एल भी पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास है मौजूद, जो कि है 158। यानी सीरीज कैसी है, ये तो फाइनाइट है, ये बात तो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि कौन सा नंबर का टर्म बताओ, 12th। तो जिसके ऊपर TH लिखा है, समझ जाना कि वही हमारे पास n है। अब पूछ क्या रहा है, लास्ट से। फॉर्मूला अभी बताया था कि ln = क्या होता है, l - n - 1 × d। अगर स्टार्टिंग से करते तो हम लोग an = a + n - 1 × d कर सकते थे। एक और छोटी सी बात है, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग an वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको इस सीक्वेंस को उलटना पड़ेगा, ऐसे पलटा देना पड़ेगा, तो वहां पे फर्स्ट टर्म 158 बन जाएगा। लेकिन क्योंकि अब सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो d बदल जाएगा, d जहां पे 5 है वहां -5 हो जाएगा। लेकिन आप इतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा फॉर्मूला है, ln = l - n - 1 × d, उसका फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। कौन से नंबर का टर्म पता करना है, 12। तो यहाँ प्यार से हम लोगों ने n के प्लेस पे 12 लिख दिया। l हमको मालूम है कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 158 लिख देते हैं।
एन हमको मालूम है कौन सा नंबर का टर्म 12 माइनस 1 और डी हमको पता है 5 माइनस 12 माइनस 1 करेंगे 11 11 5 सा 55 और माइनस कराओगे कितना आएगा 8 माइनस 5 3 फिर माइनस 5 10। तो जो लास्ट से जो 12 टर्म होगा लास्ट से जो 12 टर्म होगा वो क्या कितना हो जाएगा बच्चे? सिंपल है, बेसिक का क्वेश्चन है, बेसिक में अगर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो बेसिक में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ एपी, कौन से नंबर का टर्म, कौन सा एपी नंबर का टर्म इस एपी में 8.7 के प्लेस पर है? विच टर्म, विच टर्म, विच टर्म, विच टर्म का मतलब है कौन सा टर्म, कौन से नंबर का टर्म इस एपी में ये है। तो एपी है क्या हमारे पास? 4.2 है, उसका बाद 4.7 है, देन 5.2 है, देन 5.7 है, 8.7 तक जा रहे हैं ना भाई, आगे 8.7 भी है, फाइनाइट तो है। कह रहा कौन सा नंबर का टर्म, बस यही पूछ लिया कि जिसके मार्क्स ये आए हैं उसकी सीट नंबर क्या है, मतलब n, मतलब n पता करना है। चलिए इसे फटाफट से नोट करते हैं कि a की वैल्यू क्या है बच्चे, तो आपने कहा सर 4.2 है। d की वैल्यू क्या है, तो देखो सीक्वेंस तो बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, 4.2 से 4.7 बन गया तो सीक्वेंस तो इंक्रीज करा है, तो d तो पॉजिटिव आने वाला है। तो वो क्या होगा सर 4.7 में से 4.2 को माइनस करा दें। अब गलती के चांसेस क्या होते हैं, यहाँ बच्चे जल्दी में इसको 5 लिख देंगे जो कि है नहीं, ये है 0.5। ठीक, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, बट आई वॉन्ट कि आप बिल्कुल मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि आपका एम बच्चे क्या है 80 में 80 लाने का। मैं ये बार बार लिखता हूँ और हर बार मैं अपनी क्लास में लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? ताकि आप अपने इस एम को भूलो नहीं, इस एम को आप नहीं भूलना है बिल्कुल बच्चे, ठीक है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, आपको ये बात अच्छे से पता होगी। और ये तभी, हार्ड वर्क के साथ साथ एक और चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना सीखो, अपने रिजल्ट को बनाने के लिए कंसिस्टेंट रहना सीखो, दैट्स इट। अगर आप अपने आपको याद रहना चाहिए कि आपने क्या सपना देखा है, क्या सपना देखा, आपको याद रहना चाहिए। उस सपने को पूरा करने के लिए लगे रहो, जुट जाओ। आने वाले दिन बहुत ही कम है आपके एग्जामिनेशन के लिए। हार्डली अब आपके पास, हार्डली अगर मैं बोलूँ, हार्डली अगर मैं बोलूँ, जब वीडियो आपके पास आएगा लगभग 25 हो चुकी होगी लगभग। अगर 2 दिन आप इंग्लिश का पेपर 15 हुआ, उससे पहले अगर आप देखोगे 2 दिन पहले तो पढ़ोगे नहीं मैथ्स वगैरह, अगर आती है इंग्लिश तो शायद पढ़ लो। तो 13 तक के उधर 13 बचे हुए हैं और इधर आपके पास 5-18 लगभग 18-19 डेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और इन 18-19 डेज को आप वेस्ट नहीं करोगे। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी कर लो, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी कर लो, याद रखना। और फिर बनने वाला रिजल्ट आपका ही हो, ठीक। सपना आपका, पूरा हम करेंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहने का प्रॉमिस आप पूरा करोगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे। तो हमारे पास ए हमको मिल चुका है, डी भी हमको मिल चुका है, और ये पता चल चुका है कि ये जो 8.7 मार्क्स वाला बच्चा है ये वो मार्क्स लाया है, यानी कि ये एन है। सर आपने तो बताया था अभी कि जितने मार्क्स लाओगे, जो मार्क्स कोड में नहीं आपको बताया था, सबसे पहला एग्जांपल दिया था कि एक क्लास में मुझे बच्चे बिठाने हैं असेंडिंग ऑर्डर में जिसके मार्क्स आए हैं, इसके मार्क्स आए हैं। जो मार्क्स वाला है उसके एक पर्टिकुलर फिक्स सीट है, जिसके नंबर सबसे कम है उसको मैंने फर्स्ट सीट पे बिठाया, जिसके नंबर उससे ज़्यादा है उसको सेकंड सीट पे बिठाया। तो मिलने वाली सीट एन है, उस सीट पे बैठने वाले बच्चे के मार्क्स एन हैं, बस इतना याद रखो। चलो आ जाओ, तो ये क्या है बच्चे, ये एन है। अब कह रहा है बताओ कि कौन सा नंबर का टर्म है, कौन सी सीट पे बैठा हुआ है, तो हमको ये पता करना है। तो फॉर्मूला तो अभी वही लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। इसमें ए एन के प्लेस पे व्हाट वी आर गोइंग टू पुट, दैट इज 8.7 रख देते हैं। ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 4.2 लिख दो। एन हमको पता करना है और डी कितना दे रखा है, तो डी हमारे पास है 0.5। ट्रांसपोज कराएंगे 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 4 4, 4.5 आएगा। इस 0.5 को भी यहाँ लगे हाथ भेज ही देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है बच्चे, गलती मत करना, समझ रहे हो कि सही। ऐसा तो नहीं कि प्लस माइनस में थोड़ा सा स्टेप स्किप कर देते हो आप गायब कर देते हो, ऐसा मत करना, आपको भी स्किप करने थोड़े थोड़े स्टेप आने चाहिए। 5 से इसको उड़ाओगे 5 1 5 9 तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 है, और जब 1 को भी यहाँ भेज दोगे तो 9 प्लस 1 बन जाएगा, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो 10। इसका मतलब है जिसके मार्क्स 8.7 आए हैं वो कौन से नंबर की सीट पे बैठेगा, वो 10 नंबर की सीट पे बैठेगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो यहाँ से आपने ये क्वेश्चन समझ लिया। देखो पहले वाले में लास्ट से n निकालना सीखा, यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास एक टर्म दे रखा है, उसकी सीट पता कर रही है, उसका पता करना है कि कौन से पेज से बैठा है, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला ही लगाएंगे और n पता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, हमेशा एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें ये क्वेश्चन देता हूँ, बच्चों को पता होगा, जो बच्चे जानते हैं प्लीज़ उसको लिखें जरूर कि यस
आई नो कि सर तो ये वाला क्वेश्चन हमको देते हैं हमेशा। अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव है। देखो भाई सिंपल सी बात है, सीरीज जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जब नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये जीरो की तरफ जा रहे हैं। कंफर्म नहीं है कि इस सीक्वेंस में जीरो आएगा ही आएगा, ये बात तो कंफर्म नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं कंफर्म है, हम नहीं कह सकते। तो अगर जीरो नहीं आएगा तो जीरो के बाद वाला नंबर कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। अच्छा ये भी मत सोचना कि फर्स्ट नेगेटिव है तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, आपके माइंड में चल रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब कौन सा है चलो जानते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इसको करने का तरीका ये है कि आप इसमें छोटा सा एक टॉपिक है इनइक्वालिटी का, या तो वो लगा लो। दो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, एक तो इनइक्वालिटी वाला मेथड बता दे रहा हूँ और एक जनरल मेथड बता दे रहा हूँ। इनइक्वालिटी वाला प्रोसेस क्या कहता है, अगर ये टर्म लेट्स से जो an है वो क्या है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। an कौन सा है, वही टर्म जो हमको रिक्वायरमेंट है जिसकी फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट कैसा टर्म है बेटा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो और अगर ऐसा है तो जो an होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। भाई नेगेटिव टर्म है तो 0 के इक्वल तो होगा नहीं, 0 से कम होगा तो नेगेटिव होगा। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। बहुत छोटी सी ट्रिक है, समझ लेना। तो a क्या है यहाँ पर, इसकी मैं देखूँ तो 121, n हमको पता करना है और d देख रहे होगे सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। कितना आया, 4 का डिफरेंस आया, लेकिन -4, लेकिन -4 का डिफरेंस है। ठीक मेरे बच्चे, और लेस देन क्या है, 0 है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 121 -4 इंटू n माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। जल्दी से देखो और सॉल्व करते हैं। तो -4n को एक काम करते हैं, नॉर्मल जैसे इक्वल सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4n प्लस का, करेक्ट है। और 121 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब जब मैं 4 को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं 4 को यहाँ पे ट्रांसपोज कराऊंगा तो ये अपॉन में 4 आ जाएगा। ऑल्दो इनइक्वालिटी करने के लिए हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कराते हैं, बट आप जनरली मेथड इसका देख लो कि 4 को यहाँ पे भेज देंगे। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो कितने बार में कट होगा जरा देखते हैं। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 5 बच गया, तो 4 1 ज़ा 5 हो गया। तो यहाँ पर जो नंबर आने वाला है देखना ध्यान से, यानी ग्रेटर है, मैं ग्रेटर लिख दूँ यहाँ पर 31 होल कितना बच जाएगा बेटा, 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया है और अपॉन 4। ठीक मेरे बच्चे, अब एक बात बताओ ध्यान से सोच करके कि जो n है वो 31 होल बाय 4। अच्छा किसी भी कोई रोल नंबर, अगर आपकी क्लास में रोल नंबर होता है कोई भी, तो क्या वो फ्रैक्शन में होता है क्या, नहीं, वो हमेशा कैसा होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। रोल नंबर की अगर बात करूँ मैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हमेशा नेचुरल नंबर ही आएंगे, कभी नंबर ऑफ टर्म्स 0 नहीं आएगा, पहली बात है। होल नंबर से मैंने बोला नहीं, ठीक, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है, इसका मतलब ये बात तय हो गई, जो n है, हम n है क्या, n है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। n जो an है, लेट्स से कि अगर an इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो वो कौन से प्लेस पे बैठा है, तो n इसका प्लेस है, करेक्ट है। अब n इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो कौन सा नंबर का, तो 31 तो नहीं है भाई। अगर 31 होगा तो ये n जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं होने वाला। n जो है वो n की वैल्यू 31 से ज्यादा है, पहली बात। 31 होल 1/4 होगी नहीं। और नेचुरल नंबर की सीरीज को देखें तो 31 के बाद कौन आता है, 32 आता है। जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, समझ रहे बात को, अभी वो 31st वाला हो जाएगा, 31st, तो सॉरी 31st प्लस 1 लिखना भूल गए, चलो 32 डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट इज 32nd हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, 31st तो हो ही सकता है ना भाई, क्योंकि n की वैल्यू 31st से ज़्यादा ही है, 31st होल बाय 4 1/4 से ज़्यादा है इवन दो। तो 31st के बाद कौन सा आएगा, 32। तो 32nd नंबर जो टर्म है फर्स्ट नेगेटिव में, अगर वो हमसे कहे कि कौन सा नंबर का टर्म है तो आप बोलोगे 32 है, बट अगर वो कहे कौन उस टर्म की वैल्यू भी बताओ, इसमें एक्चुअली उस टर्म की वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग a32 बता देंगे। अब अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो चुका है तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप एक बात बताओ, ये n-1 क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें 1 को माइनस कराए थे। अगर 32 है तो हमारा इन शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है 31d, ठीक है ना। अब बताओ a कितना दे रखा था, वापस से देखते हैं, 121 प्लस 31 और d कितना है, d डिफरेंस है माइनस का 4। जब जानते हैं क्या आ रहा है, तो 121 माइनस हो जाएगा 4 1 4 4 3 12, और जब माइनस कराओ तो कितना रहेगा, माइनस का 3। तो दिस इज अवर आंसर, क्या चीज़, ये आंसर हमारा। तो -3 है इस सीक्वेंस में, -3 जो है इस सीक्वेंस में जो -3 है वो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ से बच्चे आपने इनइक्वालिटी का रूल को यूज़ करके ये पता कर लिया कि कौन से नंबर का टर्म क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म की वैल्यू भी पता कर ली। ऑल्दो ही इज आस्किंग अस विच टर्म, कौन से नंबर का, तो वो n बोल रहा था, बोलता कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलता अगर,
तो फिर हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, इसमें इसकी वैल्यू भी पता करते हैं। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो भी जान लेते हैं कि अगर मैं इसको नॉर्मली बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जो an है पहले मैं 0 के इक्वल ले लूंगा, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसके जस्ट बाद आएगा। अब चेक करते हैं ये n की वैल्यू क्या आने वाली है। जब इस पूरे प्रोसेस को आप सॉल्व करोगे तो जो n की वैल्यू आएगी, जैसे यही तो आएगी, देखो ना n की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पे क्या आएगी 31 होल 1/4। अब सॉल्व करोगे तो ये आने वाली है, करेक्ट है। यहाँ पे तो मैंने 0 लिया था, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी ले ली थी। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इसमें इस an = 0 लिखने का मतलब क्या है, हम ये पता कर लें कि 0 नंबर का टर्म कौन सा है। तो 0 नंबर का टर्म यहाँ से आएगा 30। चलो मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। लेट्स से कि हम ये पता कर लें कि जो 0 है, 0 के बाद वाला टर्म तो क्या होगा, 0 के बाद वाला टर्म क्या होगा बच्चे, जल्दी सोच के बता दो। 0 के बाद वाला टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होने वाला है। अगर मैंने कहा यहाँ पे n सॉल्व करा 0 के लिए तो कितना आएगा 31 होल 1/4। तो जो यहाँ पर जो 0 दे रहा है ना वैल्यू, ये जो 31 होल 1/4 टर्म जो है वो 0 दे रहा है। वो कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या देगा, 32nd नंबर कौन सा देगा, 32nd नंबर क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव। खत्म खत्म, यही तो हम लोग ने यहाँ से निकाला, यही तो पता करा कितना हो जाएगा 32nd निकाल लिया। यहाँ पर मेरी बात क्लियर हो रही है ना। हम लोग बस इसमें ये लेट कर लें कि 0 किस नंबर पे बैठा हुआ है। तो 0 बैठा 31 होल 4 पे, ऑल दो होता नहीं है तो हम कहेंगे भैया 31 हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें बोला फर्स्ट नेगेटिव बताओ, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा 31, क्योंकि 0 तक पहुंचाया है। हम घटते आ रहे 0 पहुंचे तो देखा 31 वाला टर्म कौन सा 0 है, उसके बाद वाला 31 के बाद कौन आया 32, तो 32 वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट नेगेटिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। For what value of n are the nth term of AP? For what value of n the nth term of AP this one and another AP this one are same? For what value of n, n की किस वैल्यू के लिए इसका nth टर्म और इसका nth टर्म सेम है। दो सीरीज का nth टर्म भी तो सेम हो सकता है ना, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तेरा किस वैल्यू के लिए, ऐसा कौन सा नंबर की वैल्यू है, ऐसा कौन सा n है, पहली वाली सीरीज में कौन सा नंबर पे बैठा है और वो इस वाली सीरीज पे कौन सा नंबर पे बैठा है, ये पता करना है। तो लेट करा हम लोगों ने जो नंबर ऑफ टर्म है वो n है। लेट द टर्म बी n। अब जो पहली वाली सीरीज है इसका an, क्योंकि उसने बोला हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म। अब nth टर्म इस वाली AP का ले लेंगे तो an ले लेंगे और दूसरी वाली AP का an डैश ले लेंगे, बस सिंपल है। और उसने बोला हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या है, सेम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट। अच्छा दूसरी वाली AP के लिए हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी नहीं लिखने वाले, हम क्या लिखने वाले हैं a1, कुछ अलग नाम देना पड़ेगा हमको, प्लस n तो सेम है, n से अलग हुआ ना, n तो सेम, तो n को ऐसे लिखा रहने देंगे और d भी चेंज होगा तो d को भी हम लोग d1 लेट्स से कह सकते हैं। तो पहले वाली AP में अगर a की बात करें तो वो है 1, देखो बेटा ये है a, और d क्या है, सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस 6 आया है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1, ये डिफरेंस हो गया 6 इसका, और n हमारे पास है सेम, तो यहाँ हम लोगों ने 6 लिख दिया। A1 में दूसरी सीरीज में जो A1 है वो है 69, यहाँ पे लिख दिया 69। फिर n क्या हो जाएगा बच्चे, अगर ध्यान से देखो n ही हमको पता करना है, और D1 इसका डिफरेंस देख रहे हो 69 से 68 हो रहा है, सीरीज घट रही है तो माइनस का 1 हो जाएगी। ये बात भी क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले सबसे इस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6n, 6 1 6 माइनस का 69 माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है ना। इसमें सीरीज बढ़ रही थी तो +6 चल रहा था, इसमें सीरीज घट रही है तो माइनस का चल रहा था। अब ध्यान से देखो इसको और सॉल्व करते हैं। तो 6n माइनस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और यहाँ पे 69 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो लिख देते हैं 70 माइनस का n, इधर भेज देंगे। तो 6n माइनस n क्या हो जाएगा, प्लस n, और 70 प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। कह रहा कौन से नंबर का टर्म जो है वो सेम है, ये तो बोल रहा था हमसे। चलो फिर से चेक कर लेते हैं कुछ। A1 प्लस n-1 यहाँ पे लिख लेते हैं 69 प्लस n-1 इंटू D1 -1, ठीक है, माइनस n प्लस 1 प्लस 6n माइनस 6 कर दिया है, और 69, ये सब चीज़ें चल रही हैं। n यहाँ पर आ गया, -5 उधर चला गया, 75 हो गया, ठीक है ना। तो 6n प्लस n कितना हो जाएगा, 7n हो गया है, और 70 वहाँ पे बन गया 75, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर देखो 10 पॉइंट समथिंग आ रही है यहाँ पर,
n की वैल्यू 75/7 आ गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका नेक्स्ट टर्म लेंगे, हमेशा याद रखना, जब कभी भी डेसिमल मतलब फ्रैक्शन में आ जाए तो उसका नेक्स्ट टर्म हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म का मतलब हो जाएगा 10 होल, अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग 577 होल अपॉन 10 ऐसा। तो हम लोग ये वाला टर्म नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 10 तो टर्म हो नहीं सकता, 10 होल 7 अपॉन 10, 10 होल 7 अपॉन 10 होल 7 समथिंग इज मिसिंग, रुको मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 7 होल 75 है, तो 7 10 75 इज लेफ्ट। तो यहाँ पर जो मुझे सॉल्व करने पर आया वो एक्चुअली ये 5/7, ये टर्म हो ही सकता, तो दैट इज वाई आर आंसर इज 10 के बाद वाला, यानी कि 11 टर्म। तो इस सीरीज का जो 11 टर्म होगा, चाहे वो ये सीरीज हो चाहे ये सीरीज हो, दोनों का जो 11 टर्म होगा वो क्या होगा, हमेशा आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल से फॉर्मूले से इसको मैं सॉल्व करा, दोनों के एन टर्म कंपोनेंट इक्वल ले लिया है, उसके बाद सॉल्व करा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11 टर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हमसे, शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले तो इसकी लेट कुछ ए वगैरह है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट क्या चीज़, क्या लेट करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, ए है, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो डी, कॉमन डिफरेंस लेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो लेट से डी। जब एपी सीक्वेंस नहीं देगा, या आपको नंबर में सीक्वेंस दे नहीं रहा है, तो आपको फर्स्ट टर्म और जो डी है कॉमन डिफरेंस उसको ऐसे ही लेट करना पड़ेगा। सेकंड, अब इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फॉर्मूला कर लेंगे यूज़, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। अब इसमें क्या बोला, 8 टर्म, 8 टर्म मतलब A8, जो कि अगर देखा जाए तो A प्लस 70 बनाता है, अब शॉर्ट में आपको याद भी हो गया होगा, जो कि किसके इक्वल है, 31 के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, जो 15 टर्म है इज 16 मोर देन द 11 टर्म। तो ये वो ये कहना चाह रहा है कि जो 16 टर्म यानी A16 है वो किसके इक्वल है, वो तब इक्वल है 11 टर्म के जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस 16 को प्लस करते हैं। तो A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 15D, इन शॉर्ट आपको याद हो चुका होगा। A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 10D और प्लस 16। मेरे बच्चे बात समझ आ रही है। यहाँ से हमारे पास देखो दो वेरिएबल है, ए और डी। मैं बहुत बार बोलता हूँ जब हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, दो इक्वेशन आएंगे, दो कंडीशन आएंगे, तो पहली कंडीशन से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। सेकंड को और सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या हमारे पास पॉसिबल होगा। तो प्लस ए प्लस ए यहाँ से हो जाए कैंसिल, 15D में से 10D गया तो बचेगा 5D, यहाँ लिख दो, और ये हो गया 60। और यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालोगे तो 16/5। अच्छा, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई गेस। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब इस कॉमन डिफरेंस को आप उठाओ और अपनी कौन सी इक्वेशन में लगा दो, यहाँ पर। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे ए की, फिर और निकालते हैं। ए प्लस 7 इंटू 16/5 इज इक्वल टू 31, करेक्ट है, करेक्ट है, यही तो है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, एक मिनट, यहाँ देखो, वही क्या था कि 15 टर्म है 16 मोर देन, तो मैंने यहाँ 16 टर्म ले लिया था, ये एक्चुअली 15 टर्म है, तो मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, जिसकी वजह से इक्वेशन में डिफरेंस आया होगा। करेक्ट कर लो बच्चों एक बारी, प्रोसेस सेम है, बस एक नंबर में ऐसा लिख दिया था। 15 टर्म तो A15 क्या चीज़, A15 16 ज़्यादा है 11 टर्म से, तो मुझे ये लिखना चाहिए था। तो A15 की वजह से क्या आया, A प्लस 14D आ गया है। A11 क्या हो गया, A प्लस 10D हो गया, ठीक है बच्चे। अब देखो प्लस ए, प्रोसेस सेम है, 14 में से 10 जाएगा तो बचेगा 4D, 4D इज इक्वल टू 16, तो D की वैल्यू यहाँ से आ गई है 4। इसको कैंसिल आउट कराओगे तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब D को यहाँ पे पुट करते हैं, चलो। तो D यहाँ पे क्या आ गया है, लिख देते हैं 7 इंटू ब्रैकेट में डाल देते हैं। A प्लस 28 इज इक्वल टू 31, तभी बड़ी अटपटी सी वैल्यू आई थी। डिफरेंस करोगे तो 31 में से 28 माइनस कराओगे तो हमको 3 मिल जाएगा A की वैल्यू। तो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट द टू टर्म्स लाइक A एंड D, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। कह रहा है AP बता दो, और अब AP बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्टेन AP हो क्या जाएगी, ऑब्टेन AP इज इक्वल टू, देखो AP बनाने के सबसे पहला टर्म होता है A, फिर दूसरा वाला होता है A प्लस D, फिर होता है A प्लस 2D। अब 3 टर्म्स तक कम से कम लिख करके आओगे। तो A कितना है, 3 लिख दो। सेकेंड टर्म कितना है, 3 प्लस D, डिफरेंस को प्लस करा दो, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। और अगर उसके बाद तो जाहिर सी बात है D4 है, तो नेक्स्ट टाइम आपको D ही 10 मिलने वाला है, सॉरी 7 प्लस 4 11 मिलने वाला है, वो लिख दोगे और डॉट डॉट डॉट, ठीक। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म तो हम तब पता कर पाएंगे भाई, आपकी क्लास में
ये पूछा है कि मिडिल वाला जो बच्चा है वो कौन है, मिडिल वाला बच्चा इन द सेंस कि टोटल बच्चों में से जो मिडिल में आ रहा है। तो ये दो बातों पर डिपेंडेंट है, जैसे कि आपने अपने स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे मिडिल टर्म निकालना पड़ता है, इसमें आप मीडियन पढ़ते हो जब, तो उसमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स पे डिपेंडेंट है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। अगर टोटल टर्म्स कितने आ गए, ऑड आ गए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इवन आ गए तो क्या लगाएंगे। तो ये बात पता कर लें पहले कि जो 241 बैठा है वो किस रोल नंबर पे बैठा है। सबसे पहले तो ये बात पता करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन ए लिख लेते हैं, 7 है। डी अगर देखें सीरीज बढ़ रही है, 13 - 7 करेंगे तो 6 आएगा, प्लस ही रहेगा। और ए एन हमारे पास है, दैट इज 241। ठीक है बच्चे, एन हमको पता करना है कि टोटल टर्म्स हैं कितने। पहले हम पता करेंगे टोटल टर्म्स, फिर टोटल टर्म्स का मिडिल टर्म कर लेंगे। सही है, तो जानते हैं। तो बेटा इसमें ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी का फॉर्म लगाएं फटाफट से। ए एन की वैल्यू है 241 लिखो, ए की वैल्यू 7 है, एन पता करना है, और डी की वैल्यू है 6। सबसे पहले इसको भेजो यहाँ पे, 11 - 7 कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 और 2 और 6 को भी यहाँ भेज दो, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबल तो है, तो 6 4 24 होगा, तो 6 3 18, और 13 - 8 कराएंगे तो 5 4 54 6 9 सा, तो n - 1 इज इक्वल टू 39 आ गया है, विच इम्प्लाइज की जो n की वैल्यू है 1 जाके वहाँ प्लस हो जाएगी। तो हम लोग 39 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं 40। अब ये टर्म कितने हैं, 40 कैसा नंबर है, इवन। टोटल टर्म्स कितने आ गए, 40, और 40 क्या है, इवन नंबर। तो जब इवन नंबर हो तब जरा समझना कि मिडिल टर्म कौन सा बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो 40 का हाफ है वो, और 40 के हाफ के बाद वाला भी मिडिल टर्म हो जाए। इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 4 टर्म होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं कहूँ कि मिडिल टर्म कौन सा है, पता कौन सा है। तो आप क्या करोगे, अगर आप मानो कि ये 4 टर्म्स हैं और 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आना चाहिए, यानी कि ये मिडिल होना चाहिए। तो ये तो यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से मिडिल हो रहा है। जब इवन नंबर होंगे तो 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। कितने टर्म मिडिल टर्म मिलेंगे, 2। जब इवन नंबर होंगे तो 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे इसमें। कितने टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म। अच्छा, वो हैं कौन कौन से ये मैं आपको बता रहा हूँ, और निकालोगे आप। तो पहला हो जाएगा 40/2, यानी कि 20th टर्म, और याद रखना बस उसके एक जस्ट बात वाले लो, ये दोनों मिडिल मोस्ट है। ठीक है, तो 40/2 + 1 दोनों टर्म लिख देंगे हम लोग, तो 21th टर्म। ये दोनों ही टर्म क्या है, मिडिल मोस्ट टर्म है। मिडिल मोस्ट मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि एक जब एंड से आओगे, जब स्टार्टिंग से आओगे, तो दोनों बीच में मिलेंगे आप। ठीक है, तो दोनों ही टर्म आपके क्या है, मिडिल मोस्ट टर्म, इसलिए यहाँ पे एस लिख दिया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हैं तो मिडिल मोस्ट टर्म आपको 2 मिलेंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहीं पे ऑड होता तो आपको सिर्फ 1 मिल जाता। जैसे अगर मैं बोलूँ इसी सीक्वेंस को जरा तो थोड़ी देर के लिए देखा जाए, फिफ्थ, अब आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो थर्ड ही आपका मिडिल मोस्ट। ठीक है, एक ही टर्म मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कितने हैं, ऑड है। ठीक, चलिए आते हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 7 लाई बिटवीन 200 and 500। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि मुझे कितने टर्म्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल भी हैं और 200 से 500 के बीच में भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी सीक्वेंस हमको बनाना पड़ेगा। तो ऑब्टेन एपी क्या होगी, ऑब्टेन्ड एपी पहले देख लेते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, 200 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो 200 के बाद आपको 7 इसलिए लिया गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पर, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या 201 7 से डिविजिबल होगा, ये बात आप चेक कर लो। क्या 201 7 से डिविजिबल होगा, ये बात आप चेक करो। तो फटाफट चेक लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी बड़ी लंबी है, इसको हमको चेक करना पड़ जाएगा। 201 देख लेते हैं। तो 7 3 21, 7 2 14, 61 आ गया। तो 201 तो नहीं, 2 करके देखते हैं तो 62 आ जाएगा, ये भी नहीं। 3 करके देखते हैं, ये है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 203। देखो कितनी आसानी से यहीं पे मिल गया। अब मुझे अगर लास्ट से पता करना है तो मैं 500 को 7 से डिवाइड करके देख लूँगा। तो 7 7 49 और 10 बची। तो अगर 7 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि 3 रिमाइंडर देगा। तो इसको हटाओ, 3 को माइनस करा दो यहाँ पे अगर देखा जाए। तो अगर मैं 500 में से अगर मैं 500 हटा करके क्या कर दूँ वो 99, बल्कि 3 माइनस, कोई डिफरेंस तो 3 है ना, तो 3 माइनस करा दो। तो 500 माइनस अगर 3 कर लेंगे कितना आ जाएगा, 497। अब करके देखो, 7 7 49, 7 बचा, 7 1 7। बस स्टार्टिंग और एंड पता कर लो, काफ़ी है। 71 से डिविजिबल हो गया, यानी कि ये 497 इज द एपी का एक पार्ट। तो पहला टर्म आएगा वो कितना आया था बच्चे, 203 आया था, 203 आया था।
थोड़ी सी ट्रिक बता दूँ सोच। तो यहाँ से 203 हमारा बन चुका है। अब 203 के पास जाहिर सी बात है क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, 7 का ही रहेगा। जब इसमें मैं 7 प्लस कराऊंगा 210 मिल जाएगा। AP दिखा दो बस। और लास्ट वाला टर्म क्या है हमारे पास आया है 497। आप अगर इसमें कंफ्यूज हो इतने बड़े नंबर को कैसे डिवाइड किया जाए तो आप 7 से डिवाइड करा के देखना, 500 को 3 बच जाएगा। इस 3 को 500 से डिवाइड कर दो क्योंकि सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि यही तो रिमाइंडर है जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो 497 आएगा, यही लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई AP आ गई है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी होल नंबर, तो n पूछ रहा है। तो फॉर्मूले के थ्रू अगर देखा जाए तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 203 आ गई है। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। और AN यहाँ पर 497 है और ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा। समझो एक और बात है, एक और बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास में लास्ट रोल नंबर जिसका है वो 60 है, लास्ट रोल नंबर 60 है, तो क्या लगता है आपको उसमें टोटल बच्चे कितने होंगे, 60 तो रहेंगे। यानी कि अगर लास्ट पे बैठा हुआ जो टर्म है उसका n पता चल जाए तो टोटल टर्म्स ही पता चल जाएंगे। ये बात क्लियर है, पक्की बात है। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि 497 किस प्लेस पे बैठा है तो हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। ठीक है, बस यही पता करना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, AN का। ठीक, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। n की वैल्यू आप निकाल के बताओगे कितनी आई है और जितने n आएंगे वही टोटल टर्म्स होंगे। जितना भी जो भी नंबर का n होगा, मान लो सॉल्व करने पे 40 आ गया, n इक्वल टू 40 आ गया, तो यही टोटल टर्म्स हो जाएंगे। ठीक, चलिए 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 अब बात करते हैं हम लोग सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय। जैसे अगर ये आ जाए तो इसमें हम लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। Tn जो है हमको मतलब इसने nth टर्म का एक फॉर्मूला ही बना के दे दिया, भैया यही आएगा। अब हमसे कह रहा है कि फर्स्ट 16 टर्म्स का बताना है। अगर तो सबसे पहले हम इसका पता करें कि a क्या है। तो सबसे पहला टर्म पता करने के लिए n को हम क्या रखेंगे 1, ये हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म। तो 5 1 5 - 1 यानी कि 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको सेकंड नंबर का टर्म मिलेगा। तो कितना होगा, 5 2 10 10 - 1 9। फिर हम लोग क्या करेंगे 3, कम से कम 3 टर्म्स पता कर लो। जब n 3 रख देंगे तो हमको थर्ड नंबर का टर्म पता चल जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 6 15 - 1 यानी कि 4। अगर आप तुम डिफरेंस देखोगे तो हर बार कितना आ रहा है डिफरेंस, 5 का। काफ़ी कुछ हो गया। अब देखो सीधा सीधा SN का फॉर्मूला लगा, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16। हाँ, तो इसमें SN का फॉर्मूला लग जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है बच्चे मेरे, कितने टर्म्स बोल रहा है 16, फर्स्ट 16 टर्म्स की बात करी गई है, फर्स्ट 16 टर्म्स की बात करी गई है। तो हम लोग इसमें S16 लगा देंगे। S16 क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे हमारे पास अगेन क्या चलेगा 16/2 एंड देन आफ्टर 2 इंटू ए। अगर a की बात कर लें तो फर्स्ट हम लोगों ने T1 के रूप में पता करा है जो है 4, n कितना है 16 लिख दिया, n - 1 एंड देन d कितना चल रहा है तो 5 चल रहा है। क्यों बच्चे, सही है। 2 से कैंसिल कराओगे 8 आएगा, 2 4 ज़ा 8 है, 16 - 1 कराएंगे तो कितना आएगा 15 और 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब 13 ये 83 मल्टीप्लाई करा दो और आंसर आ जाएगा 8 से 24 2 8 से 16 2, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, देख लो ध्यान से, आराम से समझ लो, आराम से करो, क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं था ना कि फर्स्ट टर्म क्या है, हमें पता ही नहीं था कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बस जब भी ऐसे एक्सप्रेशन में आ जाए तो आप n की वैल्यू 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिवली रख करके कम से कम 3 टर्म पता कर लो और डिफरेंस पता कर लो, 2 टर्म को माइनस करा करके, और a आपको पता चल ही चुका होगा भाई, तो फर्स्ट टर्म होगा। इसके बाद आते हैं द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें, जो a माइनस डी वाला ले रहे थे। तो लेट, जब भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म जैसा आएगा ना तो आप यही करोगे, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो जो पहला कॉन्जिक्यूटिव टर्म है बेटा वो हम लोगों को, अगर तुम्हें याद हो कि हम लोगों ने क्या लिया था, वो था a माइनस का d। सेकेंड वाला क्या था, अगर सेकेंड याद हो तो वो था a, और जो थर्ड था वो हम लोगों ने क्या लेट किया था, दैट इज a प्लस d। ये तो था सीक्वेंस, याद आ रहा है, a माइनस डी ए प्लस डी। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगे तब हम लोग ये वाला सीक्वेंस प्री डिफाइंड टर्म्स को ही यूज़ करेंगे। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स, जो पहली इक्वेशन बन रही है इसमें। अच्छा, ये a और d क्या है वो आप स्टार्टिंग में लिखना है। लेट फर्स्ट टर्म इसमें a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको लिखना है। 3 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो 21, यानी कि a माइनस डी प्लस a सेकेंड टर्म हो गया, और थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, ये कितना है 21 है बच्चे। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, ए मिला के कितना बन जाएगा 3a इक्वल 21, तो a की वैल्यू 7 आ गई। एक चीज़ को पता चल गई। अब दूसरी क्या बोल रहा है,
सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब जो सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब क्या है, अब जब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड कंडीशन देखो क्या चीज, सम ऑफ देयर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और तीसरे टर्म का स्क्वायर, इन तीनों टर्म का स्क्वायर कितना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165। कितना है 165। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एम अल्टीमेटली क्या है, फाइंड दीज टर्म्स लिखा हुआ है, तो हमारा एम है हमको ए पता करना है और दूसरा एम है हमको डी पता, दो चीजें पता करनी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं फटाफट से, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए का ए स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 165। अब पास देखो 2ad और 2ad क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया है। ए स्क्वायर कितने स्क्वायर हो गया, तो वहाँ पे 3a स्क्वायर हो गया है। एंड ये d है, एक डी स्क्वायर यहाँ पर है, एक डी स्क्वायर यहाँ लिखा, तो कितना हो गया है 2d स्क्वायर हो गया है एंड दैट इज इक्वल टू 165। ए की वैल्यू वी नो दैट, तो उसको यहाँ पे फटाफट चिपका देते हैं। 377 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 160। 7 का स्क्वायर कराएंगे तो 49 आएगा, 49 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो तो 3 9 27 और 2 3 4 12 टू 14 यानी कि 140 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 147 को यहाँ भेज देंगे तो 15 - 7 कराएंगे तो आ जाएगा 8 एंड देन यहाँ होगा 5 - 4 कराएंगे तो आ जाएगा 2 से कैंसिल कराएंगे तो आ जाएगा 9। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस का 3। तो एक बार डी जब लेंगे तो हम लोग प्लस 3 लेंगे और एक बार जब डी लेंगे तो माइनस 3 लेंगे, ठीक है ना। और हमको याद रखना कि हमको तीनों टर्म बताएं, तो जो फर्स्ट टर्म है आपको फर्स्ट टर्म निकाल के दिखाता हूँ। तो व्हेन डी इज इक्वल टू 3 तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, a माइनस डी था। ए की वैल्यू तो वी हैव फाउंड, तो 7 और क्या था बेटा माइनस का 3, तो पहला टर्म यहाँ पर हमको मिल गया था 4, समझना। लेकिन जब डी इज इक्वल टू -3 लेंगे तब क्या मिलेगा, तब जो फर्स्ट टर्म होगा वो कुछ और हो सकता है ना, करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही चेंज हो गया यहाँ पे। तो वो फर्स्ट टर्म अभी भी क्या है ए है यानी 7, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा यानी कि 10 मिलने लगेगा। तो जब सीक्वेंस मिलेगा आपको, डिफरेंस वैसे 7 का चल रहा है यहाँ पे नहीं 3 का चल रहा है, तो एक बार चलेगा 4 7 10 और एक तरफ चलेगा 10 7 4, तो दोनों ही आपको सीक्वेंस लिखने हैं और लिख करके, ठीक है, ठीक, क्योंकि +-3 दो वैल्यूज आ गई हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये पेपर के लिए बहुत ही एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाला, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। इसमें क्या कह रहा है कि जो एपी है, एपी में ना एसएन जो सम ऑफ एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स जो होते हैं उनका एक एक्सप्रेशन बना के दे दिया गया। आप समझना मेरी बात को, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, देखो ए और डी तो पता करना है। लेट्स से लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी ले लेते हैं, जैसा कि हर बार ले रहा है। हर एक क्वेश्चन में आपको जहाँ पे भी ए और डी यूज हो रहा है आपको यही लिखना है, ठीक, डी को ऐसे कर लो। अब देखो बेटा हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है, एस एन इज इक्वल टू क्या है 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, अब अगर हम लोग n की वैल्यू 1 लेंगे तो वो क्या है, n की वैल्यू 1 लेने पे जो हमको टर्म मिलेगा वो होगा पहला टर्म, क्या जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा। जब हम लोग यहाँ पे n को 1 लिखेंगे तो यहाँ को भी क्या लिखेंगे 1 और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1। तो ये जो s1 मिल रहा है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट तो अकेला ही है, फर्स्ट तो अकेले ही, अकेला बंदा है, अपने को ही तो ऐड कर रहा अपने, हमें देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा 5 1 5 रहेगा प्लस 3 यानी कि 8। अच्छा जब मैं s2 लिख रहा हूँ तो ये सम ऑफ 2 टर्म्स है, इसी सीक्वेंस का सम ऑफ 2 टर्म्स है। देखते हैं कितना मिलता है, 5 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 2 4 5 20 हो गया है, प्लस 3 2 6 हो गया यानी कि 26। अब बच्चे यहाँ पे गलती ये बहुत कर देते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म तो 80 रहेगा भाई, पहले जहाँ से एपी स्टार्ट हो उसके पहले तो कुछ है नहीं, तो वो तो 0 मान लेते हैं, तो उसको इसको मिला के कितना मिल रहा है 8, तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारे को 8 मिल रहा है भाई, कोई डाउट नहीं है। सेकंड टर्म ये क्या लिखा है, ये जो S2 है ये सेकंड टर्म नहीं है, देखो गलती मत करना, ये जो S2 है ये सम ऑफ 2 टर्म्स है, सम ऑफ 2 टर्म्स है, यानी पहले और दूसरे को मिला के मिलने वाला टर्म है, यानी कि A1 पहला था और जो A2 यहाँ मिलेगा ना, इन दोनों का जो सम है वो एक्चुअली क्या है S2, और ये अकेला टर्म जो है इसका सम क्या है ये S1। तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ कि आपको इन दोनों का सम मिल चुका है 26 और पहला वाला टर्म मिल चुका है 8, तो इन दोनों का जो डिफरेंस जब कराओगे A1 प्लस A2 इन दोनों का सम
कितना है 26 है, और पहले वाले टर्म जो है वो हमको मिल चुका है, दैट इज 8। तो अब अगर मैं कहूँ आपसे A2 बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, 8 को यहाँ ट्रांसपोज करा करके A2 निकाल लोगे। 16 माइनस 8 8, ठीक है, मतलब 18 आ गया, 26 मिनट आ गया तो ठीक। तो A2 हमारे पास 18 मिल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे डिफरेंस पता करने के लिए कम से कम मुझे 3 टर्म्स चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ पे S3 भी पता करूँगा। अब S3 कैसे पता करूँगा, मतलब मैं 5 और जहाँ पे क्या लिखा हुआ था बच्चे ध्यान से देखते हैं, जहाँ पे n लिखा है वहाँ पर क्या करूँगा, n लिखा है जहाँ पे वहाँ पे 3 लिख दूँगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 प्लस 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 कैरी 1 यानी कि 54। तो ये हो गया सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब एक और आ गया। अब इन तीनों का सम की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे मिल गया है 54। लेकिन अगर मुझे ये टर्म पता करना है कि भैया थर्ड टर्म कितना है, तो बहुत सिंपल से बात है कि थर्ड टर्म पता करने के लिए जो S3 है, S3 में से S2 को माइनस करना। तो देखो जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया, फर्स्ट टर्म तुम्हारा S1 के ही इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ 8 लिख देते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म में से पहले वाले को माइनस करा, कितना आ गया 80। A3 कितना होगा, S3 में से S2 को माइनस करा, बस खत्म। S3 कितना आया था 54, और सम ऑफ टू टर्म्स कितना आया था, तो वो था 20। अब जरा ध्यान से देखो कि A1 जो हमारा सीक्वेंस होगा, जो AP होगी वो क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, पहला टर्म है 8, दूसरा क्या है 18, और तीसरा क्या है 20, और फिर so on, ठीक है ना। देखो हर एक के भी डिफरेंस भी सेम आया, 10 इसका आ रहा है। अब हमसे इसी में कहीं बोल देता है कि भैया ऐसा है कि जब ये बता ही लो तो 15 टर्म बता दो, तो 15 टर्म बताने के लिए A + 14T लगाते और आंसर हमारे को इजीली मिल जाता, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ऐसा इसको मानता हूँ। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब ये मोस्ट फेवरेट में से एक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर जाएगी तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर जाना। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 63। स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम 63 है, फिर कह रहा है कि नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है, वो 161 है, ठीक है ना। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, पहले समझो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है, यानी कि ये S7 है, और S7 कितना है 63 है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है n/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, 2a n/2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 यानी कि 60 इक्वल टू 63। हाँ हाँ, देखो भाई वापस से देख लो, S7 इज इक्वल टू 63 हम लोग लिखा, फिर हम लोग सिंपली S7 का फॉर्मूला लगा दिया है, और ये फॉर्मूला हमारे सामने आया। यहाँ से हमको एक इक्वेशन बनेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो आप देख रहे होगे ये 2 है ना, इसको डिवाइड कर रहा है, तो 7 तो ऐसे ही लिखना, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा TD। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में स्मार्ट बनो, इस A को 7 को यहाँ भेजोगे तो ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, तो A + 3D इज इक्वल टू 9 हो गया, ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब समझना, अब कहानी स्टार्ट हो रही है। अब क्या करें, सम ऑफ इस नेक्स्ट 7 टर्म्स। अच्छा एक बात बताओ, पहले के 7 टर्म्स और प्लस बाद के 7 टर्म्स मिला करके कितने टर्म्स हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर ये तो 14 टर्म्स हो गए, ठीक है ना। और ये जो दिया है ये बाद वाले 161 दिए हैं, और ये पहले वाले 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो ये स्टार्टिंग का S7 और ये बाद वाला S7, ये बाद वाला S7 यानी कि नेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ से। इन दोनों का अगर मैं सम पता करूँ तो कितना होगा, 63 + 161, और दोनों को जब स्टार्टिंग के 7 टर्म्स और बाद के 7 टर्म्स दोनों को मिला देंगे तो ये टोटल टर्म्स बन जाएंगे 14। तो 14 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 और 16 + 6, ये इसका खेल है। ये वाला स्टेप आपको आना चाहिए। फिर समझ लो, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम हमारे पास है, उसके बाद के 7 टर्म्स का सम हमारे पास है, अगर दोनों को मिला देंगे टोटल 14 टर्म्स हो जाएंगे, और उनका सम पता करने के लिए पहले 7 टर्म्स का सम और बाद वाले 7 टर्म्स के सम को क्या कर ले, सम करा ले, प्लस करा ले, टोटल 14 टर्म्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास मिल गया। अब S14 का फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 14/2 इन अ ब्रैकेट 2a + 14 - 1 13D इज इक्वल टू 220। क्लियर। अब फिर से ये 2 इसको तो करा, लेकिन इसको माइनस नहीं कर रहा है, ठीक है ना, 2 करवा लो, 7 ले आओ। अब 7 से देखो ये भी उड़ रहा है, 7 से 21, एक बचा 14, 7 2 = 14, तो यहाँ पर आ गया 2a + 13D इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करो। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बताया है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। यहाँ से आप ए और डी की वैल्यू निकाल लो। क्या पता कर लोगे? ए और डी। और जब ए और डी पता चल जाए तो आप वहाँ से क्या करोगे? 28 टर्म की वैल्यू पता करने के लिए ए 28 प्यारा सा लिख करके ए प्लस 27 डी लिख दोगे। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। जो भी निकालोगे आप, आई होप कि आप पता कर लोगे। तो ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये आंसर है। समझिए बात? कठिनाइयों से डरना नहीं है, कठिनाइयों से नहीं डरना है, कठिनाइयों से लड़ना है, यही सीखना है आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 4250 इज टू बी यूज्ड। ये ना एक सम है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इसके 10 कैश प्राइस दे देगा। ये जो कैश प्राइस है ये रैंक वाइज जा रहे होंगे, जो फर्स्ट वाले को सबसे ज़्यादा मिलेगा, सेकंड वाले को उससे कम और थर्ड वाले को उससे कम। और ये उन्होंने फिक्स करा, ये जो कैश प्राइस है वो 50 रुपीज़ लेस होता जा रहा है हर एक में। ठीक है ना? ये जो है इसका मतलब ये सम है, ये सम ऑफ टोटल अमाउंट है। ये बात तो तय हो गई। अच्छा, फर्स्ट हमको नहीं मालूम कि जो पहले वाला जो प्राइस है, जो फर्स्ट प्राइस है वो हमको नहीं मालूम, तो हम लोगों ने लेट कर लिया भाई जो फर्स्ट प्राइस मिल रहा है उसका जो अमाउंट है, क्योंकि हम एपी की बात कर रहे हैं तो हम ए ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस पता है, डिफरेंस पता है हमको। क्यों पता है? क्योंकि हर एक बच्चे को जो नेक्स्ट बच्चे को प्राइस मिल रहा है 50 रुपये कम होकर मिल रहा है, तो डिफरेंस तो 50 रुपीज़ का है। अच्छा, कितने कैश प्राइस दिए गए? 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, यानी कि 10 भी पता है। एसएन हमको भी पता है, वो कितना 4250। सम ऑफ टोटल टर्म्स भी पता है। अब पता क्या करना है हमको? वो पता करना है ए की वैल्यू कितना है। तो फॉर्मूला तो वही है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमको पता है तो हम लोग लिख देंगे 4250। एन कितना है? 10 है, वो भी लिख देंगे। 2a, ए नहीं पता कि पहले वाले बंदे को कितना मिल रहा है। देखो, अगर ये पता चल जाएगी पहले वाले बंदे को कितना पैसा मिल रहा है तो नेक्स्ट में हम 50 माइनस करा के सेकंड प्राइस पता कर लेंगे, उसका नेक्स्ट में हम लोग थर्ड प्राइस पता कर लेंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एन क्या है फिर से भाई? क्या है? 10। और 10 है तो 10 माइनस 1 मैं डायरेक्टली यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। और 9 इंटू कॉमन डिफरेंस, जो कि कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 50 रुपये का चल रहा है, 50 लिख देता हूँ। सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2a प्लस 9 5 सा 450। इसको भी उड़ा दो यहाँ से, तो 5 समझो समझो समझो, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ जाता है कभी कभी, लेकिन आपकी पढ़ाई में ग्लिच नहीं आना चाहिए। 5 1 और 5 8 40, 5 5 25 और 0 का 0 चिपका दिया, तो 2a प्लस 450। अब 450 को यहाँ जब भेजोगे तो 850 में 450 माइनस करोगे तो सिर्फ 400 ही आएगा, इज इक्वल टू 2a। अब इसको उड़ाओगे तो 200 आ जाएगा। तो यानी कि जो पहले बंदे को मिल रहा है वो 200 मिल रहा है। ये हो गया फर्स्ट प्राइस। अब सेकंड प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो भाई अगर पहले को 200 मिला है तो सेकंड वाले को 50 रुपये कम कर दो, यानी 150। और थर्ड वाले को 150 वाले इसमें से 50 रुपये कम कर दो। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 100। और ऐसे करते करते हम लोग टोटल 10 प्राइजेस पता कर सकते हैं। जब आप आंसर लिखोगे तो सारे 10 प्राइजेस के आंसर लिखोगे, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पे 1 मार्क काट दिया जाएगा अगर आपने सारे 10 प्राइजेस नहीं बताए तो, प्राइस का अमाउंट नहीं बताया तो। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा फाइंड द इफ एमिट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस वन एंड एनेट टर्म ऑफ एपी इज दिस वन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। ठीक है, तो समझ लो फॉर्मूला तो वही लगेगा। कह रहा एमएथ टर्म, जो एमिट टर्म है यानी एम है, वो कितना है? 1 अपॉन एन के इक्वल है, पहली बात। अब अगर ए एम लिखा हुआ तो ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ एन लिख रहा है तो वहाँ पे एम लिख दोगे बस, इंटू डी 1 अपॉन एन। अच्छा, ए और डी स्टार्टिंग में लिख लेना। दूसरी बात इसने क्या बोली? एन टर्म जो है वो कितना है? फाइंड द सम ऑफ इट्स एम एन टर्म करना है हमको। और अगर मैं बात कर लूँ कि इसके एन टर्म की, तो एन टर्म कितना है जल्दी से देख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू रखा 1 अपॉन एन, समझते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन एम हो गया। अब जैसे ही आपने देखा तो ये इक्वेशन करोगे सॉल्व, इन इक्वेशन क्या कर लोगे? सॉल्व कर लो। हमको क्या पता करना है? फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट एमिनेट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एमिनेट टर्म का अगर मैं फॉर्मूला बना के देखूँ तो वो क्या बन रहा है? सम ऑफ एमिनेट टर्म। इसको बना लेते हैं एक बार साइड में, तो क्या बनेगा? mn अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है? तो यहाँ से हम लोग इसी तरीके से पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन रही है। एक्चुअली मुझे पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 बननी चाहिए, चलो अब जानते हैं। लेकिन ये पता करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और जब माइनस कराओगे तो बेटा देखो, यहीं पे मैं करा ले रहा हूँ, माइनस 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 एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, ये सो ये कैंसिल हो गया। इसको देख लो तो डी कॉमन है, और अगर डी कॉमन है तो यहाँ बच क्या रहा है? m माइनस 1 माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है ना? डी मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस करने जा रहे हैं। जब इसमें लिखोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन
ठीक, कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा यहाँ पे, -1 से +1 कैंसिल है, तो ये क्या आ जाएगा, d इन अ ब्रैकेट m माइनस का n। अब इसमें से आप एलसीएम लोगे तो mn आया, और ये कितना हो गया m माइनस n, जिसने इसको कैंसिल आउट कराया। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई है 1/mn। d की वैल्यू आ गई, करेक्ट है, d की वैल्यू आ गई, वही वहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा a भी पता कर लेते हैं, तो a पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। कहीं भी किसी भी एक वेरिएबल में वैल्यू पुट कर देंगे, मान लो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो अगर जब हम लोग जब इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू, तो a तो ऐसे चलेगा प्लस m-1, और d के प्लेस पे क्या आएगा 1/mn इज इक्वल टू 1/n। सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। m से m कैंसिल हो गया, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। प्लस से 1/n ये सब कैंसिल, तो ये माइनस से इसको वहाँ भेज दो, तो ये भी कितना आ जाएगा। बस अब छोटा सा काम करना है, इस वाले फॉर्मूले में जहाँ पे a है, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख लिया था, वहाँ पर आप 1/mn ये तो लिखोगे बच्चे, a की वैल्यू mn माइनस 1, और d के प्लेस पे 1/mn ही है, अगर आपको याद हो तो, जैसे मुझे तो याद है mn/2। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, mn ही आएगा, वो लिख दो। ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस mn माइनस 1, ये से कैंसिल, और 2 से ये, तो कितना आ जाएगा mn प्लस 2 अपॉन 2/mn हो गया है। ठीक, यही आंसर यही आने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे 2/mn आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का 1/mn आएगा, और अल्टीमेटली ये बचेगा। चलो ठीक है, इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं। mn इसका एलसीएम आ गया 2 प्लस mn माइनस 1 विल बी हियर ओनली। mn से mn क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ बच गया है mn, और 2 प्लस 1 कराएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 माइनस 1 कराएंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1, और नहीं है तो 2 ही विल बी हियर ओनली। तो ये इसके फर्दर तो सॉल्व होने वाला है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन इसमें इक्वल टू में 0 आ रहा होता है, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप से समझ में आ गया वो क्वेश्चन ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ ये रहा 0, ये वाला। इफ m टाइम्स द एमिट टर्म, m टाइम्स द एमिट टर्म, समझना बात को, m टाइम्स द एमिट टर्म का मतलब ये तो हुआ m टाइम्स द mth टर्म। ठीक है, a ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म। शो दैट कि m प्लस n टर्म का जो टर्म है, मतलब जो a m प्लस n है वो 0 हो जाए। ठीक है ना, ये हमको कहीं ना कहीं पता करना है, 0 होना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, m लिखा, am के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n लिख दिया। an के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, एम ए, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे एंड विल ट्राई कि वहाँ पे वैल्यू पुट करें। वैसे अगर देखा है तो अगर मुझे a m प्लस n पता करना है तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमको बनाना। इस तरीके से अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में ये वाला 0 बन गया, ठीक है, तो हमारा काफ़ी कुछ काम बन सकता है। अभी जानते हैं कि इसमें क्या करना है। तो पहले तो मल्टीप्लाई कराओ, m इंटू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू, अब d वाले को एक तरफ ले जाओ और a वाले को एक तरफ ले आओ, तो am माइनस ए एन कर लेते हैं। और यहाँ पर जब इसको भेजेंगे तो ध्यान से, कोई एन डी को पहले लिख दो, n माइनस 1 बाद में लिख दो, और जब इसको भेजोगे तो बन जाएगा माइनस का m। अब ये अंदर वाला ब्रैकेट मत चेंज करना, ठीक है, और d को भी लिख देते हैं। तो जो d आएगा वो क्या आ जाएगा, d कॉमन हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, और माइनस का m स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो बच जाएगा m माइनस n। अब इसको ना फैक्टराइज कराना, कैसे देखना, m स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सेट करते हैं। पहले लिखो m माइनस n, एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लो, और लिख लो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। समझना क्वेश्चन है अच्छा, इसलिए समझो, थोड़ा टाइम लगेगा।
थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो ये हो जाएगा m माइनस का n माइनस ये हो जाएगा m प्लस n और m माइनस n। अब क्या करेंगे, m माइनस n को ले लो कॉमन, ठीक है, और विथ d यहाँ हो जाएगा 1 माइनस n। देखो लेगा वहाँ पर आपको भी, एक मिनट थोड़ा सा नीटली काम लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लो, वहाँ क्या चला बेटा, a इन अ ब्रैकेट m माइनस n तो चल ही रहा है, और इस एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि m माइनस n दोनों में से कॉमन आया, तो m माइनस n लिख लिया है, ब्रैकेट ओपन कर लिया है, ये 1 माइनस m माइनस n बाहर आ गया, तो माइनस का m प्लस n बनता हुआ मुझे दिख, ये कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू आई है 1 माइनस m प्लस, हमको m प्लस n माइनस 1 चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, तो m प्लस n माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव जो मैं यहाँ भेजूंगा तो ये माइनस है, यानी कि जब ये हो जाएगा क्या, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस है, यही मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट a m प्लस n वाले फॉर्मूले में, तो ये a है, और ये पूरा का पूरा टर्म अगर आप देख रहे होगे तो m प्लस n माइनस 1 माइनस a के, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा c, समझे, ये होता है, ये होता है जब क्वेश्चन का लेवल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है। लेकिन याद रहे कि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन कैसा भी दे दो हम बना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ठीक है। चलो, फाइंड सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, हमें इसके पता करने हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको इसको आपका हिंट दे रहा हूँ, आप n पता करो, n जो आएगा वो कैसे नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, आप क्या करोगे, आप मिडिल मोस्ट टर्म मान लो इसमें 10 आ गए टर्म, और उसके बाद जो 10 है और 11 है उसको सम करा के आप ऑन क्या करोगे, वही दोनों सम हो जाएगा, इन दोनों का सम, तो यहाँ पे ये a होगा, ये बस याद रखना ये an होगा, हमें यहाँ पे n पता, चलो करके बताना क्या होगा, क्या क्वाड्रेटिक बन रही है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, टू APs हैव द सेम कॉमन, अब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो यानी कि दो AP हैं और दोनों के 100 टर्म अगर मैं बात करूँ तो A 100 और A 100, लेकिन यहाँ पे डैश लगाते हैं, और उसका डिफरेंस भी हमेशा क्या है, 100 ही है, तो कह रहा है पता करो इसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, मैं इसको MCQ में लेता हूँ, और इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी बेटा 100 ही रहने वाला है, आप इसको सॉल्व करके देखोगे आराम से बन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, चलो A लिख रहा हूँ, और उसके लिए हम लोग 100 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 यानी कि 99D माइनस, इसके लिए A डैश लगा देते हैं, प्लस 99D इक्वल टू 100, अब देखो क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो A माइनस A डैश, यानी कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। अब कॉमन सेंस की बात है, 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, फर्स्ट टर्म्स दोनों AP का डिफरेंस भी 100 है, तो 1000 टर्म्स का भी वही आने वाला है, ठीक है। इसको देखते हैं, इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be 5 times of the class to which the respective section belongs. If there are 1 to 10 classes in the school and each class has 3 sections, हर एक क्लास के पास कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस है, जरा फाइंड हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। बहुत सिंपल सी बात है, उसने ये बोला हुआ है कि हर क्लास में कितने सेक्शंस हैं, हर एक क्लास में 3 सेक्शंस, पहली बात। फिर उसने क्या बोला, इफ देयर आर 1 to 10 क्लास, अब समझो, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट सच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी 5 टाइम्स ऑफ द क्लास टू विच द रिस्पेक्टिव सेक्शन बिलोंग्स। वो जिस क्लास में है, वो जिस क्लास में, मान लो फर्स्ट क्लास में है, तो फर्स्ट क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसका 5 टाइम्स वो प्लांट करेंगे, पहली बात। लेकिन फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन का मतलब हो गया है, और जिस क्लास में है उसका हमको क्या करना है, 5 टाइम्स करना है, तो फर्स्ट इंटू 3 कितने हो गए, 3, और हर जो करेगा वो 5 टाइम्स करेगा, यानी कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं 3 सेक्शन मिला लें अगर उसको, तो वो 15 प्लांट्स करेंगे, 3 ट्रीज लाएंगे, मतलब प्लांट्स लाएंगे। अब जो सेकेंड क्लास का बच्चा होगा वो कितना लाएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, 3 सेक्शंस है तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 यानी कि वो लाएगा 30 प्लांट्स करेगा। तो थर्ड क्लास का बच्चा है, अगर वो देखें तो 3 सेक्शंस हर एक में हैं, क्योंकि 9 इंटू 5 यानी कि
कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ऐसे करते 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 देखोगे तो जो 10th क्लास वाला बच्चा होगा वो 10 3 30 और 30 का भी 5 टाइम्स यानी कि लगभग 150। हमको पता करना है फाइंड हाउ मेनी ट्रीज, यानी कि सम पता करना है। और सीरीज हमारी बन गई है क्या, तो पहला जो क्लास है वो 15 प्लांट्स लगाएगा, फिर 35 लगाएगा, फिर 45 लगाएगा और डॉट 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 लास्ट में। इसमें जो फॉर्म लगेगा वो n/2 इन ब्रैकेट a + l बार लगा देना, बढ़िया साइंस निकल जाएगा। कितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं, 10, ठीक है। 10/2 करो और a + l कर लो, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखा है कितना, 15 और लास्ट टर्म को देखा 150, ठीक। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो मुझे यहाँ लगता है आपका हर एक लेवल लाइक एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऑल्दो केस स्टडी की भी एक सीरीज लाएंगे जरूर, जहाँ पर आपकी जो मेन प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज में लेकर के आऊँगा, वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, आपको फरवरी मंथ में देखने को जरूर मिलेगी। तब तक आपको वेट करना, लेकिन यहाँ से आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लो, यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, आपका पूरा का पूरे 80 लाने का सपना पूरा होगा, ठीक है। चलो भाई, आज इस बात के साथ अपना लेक्चर को मैं फिनिश कर रहा हूँ। फिर से जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ मिलेंगे। यस, इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।